Please welcome Shri Amit Shah Ji, the Honorable Union Home Minister and Minister of Cooperative. Please. And then I request our Group Editor-in-Chief, Rahul Joshi Ji, to please come on the stage and take it forward. अमित शाह जी, आपका राइजिंग इंडिया समिट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ समय लेके बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं। हम पिछले 4-5 साल से राइजिंग इंडिया समिट कर रहे हैं हर साल। इस साल की थीम थी राइजिंग इंडिया रियल हीरोज़। हम उन लोगों पर स्पॉटलाइट डालना चाहते थे जो आम आदमी हैं देश के, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, जिनको कि आपकी सरकार ने भी पद्मा अवार्ड्स के थ्रू जो है उनको रिकग्निशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में उन्होंने एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन ऐसे लोगों के संग किया है। तो सबसे पहला सवाल राइजिंग इंडिया समिट पर मेरा ये होगा कि आप राइजिंग इंडिया को, पिछले 9 साल से आपकी सरकार है, आप कैसे देखते हैं इंडिया राइजिंग को, और इसमें रियल हीरोज का योगदान कैसे रहा है? हर क्षेत्र में ग्राउंड पर परफॉर्म करने वाले सभी नागरिकों को जाता है। ये जरूर है कि ये तो पहले भी थे, परंतु व्यवस्था सुधरती है तब भी हौसले के साथ। जब रियल हीरोज आगे नहीं आते हैं तो ये परिणाम नहीं मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस नींव पर मोदी जी ने जो हमारे सामने एक स्वप्न रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत नंबर 1 होगा, सर्वप्रथम होगा। इसको हम निश्चित ही सिद्ध करेंगे। सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। आपसे फिर कुछ महीनों बाद मुलाकात हो रही है और एक दिलचस्प समय पे मुलाकात हो रही है। चुनाव आ रहे हैं और सबसे बड़ा इस वक्त जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है राहुल गांधी का मुद्दा। तो मेरा पहला सवाल होगा राहुल गांधी पर। सूरत के कोर्ट से उनका कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सज़ा सुनाई गई और तुरंत ही वो डिसक्वालीफाई भी हो गए और आप लोगों ने जरा भी देर नहीं की उनको बेघर करने में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे एक सिंपैथी का माहौल भी बन सकता है राहुल गांधी जी के लिए? देखिए राहुल जी, अगर आपने ये पूरे कानून को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरा स्टडी किया होता तो आप मुझे सवाल ही नहीं पूछते। मगर खैर अच्छा ही हुआ पूछ लिया, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से समग्र देश की जनता को रियलिटी बताना चाहता हूं। हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को, मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी और इसको नॉनसेंस कर श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में कि इस ऑर्डिनेंस को कानून में बदले, विड्रॉ कर लिया गया जी। आज अगर वो कानून होता तो वो शायद बच जाते, इतनी हाई तौबा नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? कहां से जनरेट होती है ये एरोगेंसी? कहां से जनरेट होती है? और ये श्रीमान पहले नहीं है। मैं 3 नाम तो आपको अभी भी गिना सकता हूं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव इसका सबसे पहला भोग बने, उसके बाद जयललिता जी बनी और राशिद अल्वी जी बने। ऐसे 17 लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सबकी सदस्यता गई है। किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाय तौबा नहीं की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का कानून है। मगर अब इन पर आ गई तो कांग्रेस वाले कहते हैं गांधी फैमिली के लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए। मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी एक परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनना चाहिए क्या? ये देश की जनता ने तय करना है किस मेंटालिटी में जीते हैं लोग। और फिर
कुछ भी होता है तो मोदी जी पर आरोप करना, लोकसभा स्पीकर पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, आप कानून पढ़ो, वो तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे मालूम है, समझ नहीं पाएंगे, परंतु कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो राज्यसभा में बैठे हैं और वकील होने के कारण ही बैठे हैं, वो लोग भी नहीं समझाते हैं कि भाई लोकसभा स्पीकर के हाथ में कुछ नहीं है। लोकसभा स्पीकर शायद 2 दिन के बाद भी कुछ करते तो वो 2 दिन में एज अ मेंबर पार्लियामेंट आपने जो कुछ भी वक्तव्य दिया है वो लोकसभा को इरेज करना पड़ता, क्योंकि आपकी सदस्यता वो क्षण से जाती है जिस क्षण से आपको सजा होती। जी, मुझे लगता है कि वो इस बात को और आगे ले जाना चाहते हैं, वापस जहां पे उन्होंने मोदी वो जहां ले जाना चाहते हैं, मगर ये कानून की स्थिति है, इसमें कोई वेंडेटा का पॉलिटिक्स है नहीं, बदले की राजनीति इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है और जब आपकी सरकार थी तब आया है। आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, गांधी माफी नहीं मांगते, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको माफी नहीं मांगनी है तो बेल भी नहीं जमा कराना था। महात्मा गांधी ने किया था एक बार, अंग्रेजों ने उनको सजा करी तो कि मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, पेनल्टी नहीं भरूंगा, दंड भी नहीं भरूंगा, सब कर दिया। तो इन्होंने भी करना चाहिए था। मेरी जानकारी जो है 15,000 रुपए का मुचरका भरकर वो बेल लिए हैं जी। और दूसरा, माफी न मांगनी हो तो न मांगे, मगर सावरकर जी के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं करने चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर। पूरे आजादी के संग्राम के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसी है जिसको एक साथ 2 जन्म टिप की सजाएं हुई। तो क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को लेकर आपको लगता है ऐसे नैरेटिव को कुछ बल मिलेगा? कुछ नहीं, मगर ये लोकतंत्र, जब लालू जी डिस्क्वालीफाई हुए तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? अभी एनसीपी के एक सांसद डिस्क्वालीफाई हुए थे, मोहम्मद फैजल जी, तब क्यों खतरे में नहीं पड़ा? श्रीमती कुमारी जयललिता जब डिस्क्वालीफाई हो गई थी तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? सिर्फ गांधी परिवार से ही खतरा खड़ा होता है क्या? ये तो 17 लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं भैया, और ये देश का कानून है जो बदल सकते थे, आपने फाड़ दिया नॉनसेंस कर कर। अब काहे को छाती पीट रहे हो भाई? अमित जी, अभी तक ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है कांग्रेस के साथ नहीं थे। इस मुद्दे को लेकर वो भी अब राहुल गांधी के और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। एक तरीके से ऑपोजिशन जो है एक साथ एकजुट हो गई है इस मुद्दे को लेकर। देखिए राहुल जी, हर बार ये सवाल मैं जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए आ रहा है, मुझे एक बताओ, ये दोनों साथ में आ गए, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आ गए, बंगाल में क्या करेंगे? केजरीवाल जी क्या दिल्ली की सीट राहुल जी के लिए छोड़ देंगे क्या? साथ में आने का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या साथ में आए? एक बात है कि मोदी का विरोध करने के लिए सब साथ में दिखाई पड़ते हैं। अब ठीक ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूरा ऑपोजिशन एक तरफ, मोदी जी एक तरफ, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या आप 300 का आंकड़ा 2024 में पार कर पाएंगे? पहले मोदी वर्सेस रेस्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद मैं न समझा पाऊं मगर जनता समझ पाएगी। अब मैं 3 पार्टियों के नाम बोलता हूं, श्रीमान चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये चारों पार्टियां अगर मोदी वर्सेस रेस्ट के फॉर्मूला के साथ आती है तो चंद्रशेखर राव जी की एक सभा अगर यूपी में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा यूपी में? और ममता बनर्जी की सभा तेलंगाना में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और यादव साहब की सभा अगर बंगाल में रख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये सब अपने अपने राज्य में हमारे सामने ही लड़ रहे हैं और लड़ाई इसी तरह से होनी है। एकता आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए है, आपको उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। एकता का कोई मतलब ही नहीं है।
कोई एक दूसरे को ना नेता मानता है, ना एक दूसरे के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार है। अमित जी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से जो है ऑपोजिशन को बहुत डर है, कहती हैं कि जो हमको हैरेस करते रहते हैं, सरकार इनका इस्तेमाल करती है उन लोगों को परेशान करने के लिए। आज अगर आप देखें तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, चाहे वो कविता हो, केसीआर जी की बेटी हो कविता हो, हेमंत सोरेन हो, सब लोग या तो ईडी के घेरे में हैं या सीबीआई के घेरे में हैं। तो भूपेश बघेल जी के भी ज़्यादातर लोगों पर रेड्स पड़ती रहती हैं। तो ऑपोजिशन का कहना ये है कि क्या ईडी और सीबीआई के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में बंद हो चुके हैं? जरा भी ऐसा नहीं है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को वादा किया था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, और हमारी ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। कल ही मोदी जी ने कुछ आंकड़े दिए थे, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। 2004 से 2014 में ईडी, यही कानून था, कोई कानून हमने बदला नहीं है, यही कानून था। ईडी जो पीएमएल के कानून के तहत 5,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। लालू जी पर केस किसने किया था? यूपीए की सरकार ने किया था जी। शेख अब्दुल्ला के खिलाफ विमान भरकर अफसर, वो बड़े वाला एयर इंडिया का पुराना विमान आता है, क्या कहते 320 या ऐसा विमान होता है, पूरा विमान भरकर अफसर भेजे थे और कई सालों के लिए जेल में डाल दिए थे। किसने किया था? इंदिरा जी ने किया था। ये तो भ्रष्टाचार के केस है। मैं राहुल जी को और उनकी पार्टी को याद कराना चाहता हूं, इमरजेंसी डालकर लाखों बेगुनाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था 19 महीने तक, और बेल का प्रोविजन भी नहीं था। और यहां तो बेल का प्रोविजन, आप कोर्ट में जाइए। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। पूरी मेरी इंट्रोगेशन में एक ही बात, मोदी का नाम दे दो, मोदी का नाम दे दो, मोदी का। भाई क्यों डरते हो मोदी से? क्यों फंसाना चाहते हो? और कोई इंट्रोगेशन में कोई चीज नहीं पूछी मुझे, और मेरे कारण बेचारे कई सारे पुलिस अफसर, निर्दोष टाइप के अफसरों को जेल में डाल दिया। और वही कांग्रेस आज ये प्रलाप कर रही है, वही चिदंबरम साहब आज बोल रहे हैं, वही कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, वही अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि भ्रष्टाचार का जितना भी पैसा इकट्ठा किया है, एक बार सामने से अदालत के सामने जाकर दे दे, शायद अदालत माफ कर दे उनको। ये ढूंढकर पकड़ेंगे तो तकलीफ आएगी। एक ऑपोजिशन लीडर का कहना यह है कि ये सारे आप भ्रष्टाचार के जो केसेस आप इन्वेस्टिगेट एजेंसीज तो करती हैं, पर अगर नेता पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उसके खिलाफ केसेस को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये बिल्कुल बेसलेस बात है। इस देश में अदालतें हैं, आपके पास अगर कॉन्क्रीट केस है तो लेकर अदालत में जाइए। अदालत सीबीआई को डायरेक्ट करेगी, ईडी को डायरेक्ट करेगी। कौन ईडी और सीबीआई की हिम्मत है अदालत के डायरेक्शन के खिलाफ काम करने की? बताइए, किसकी हिम्मत है? और कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? इस देश में अदालतें बंद हो गई है। जाइए आप अदालत में। अमित जी, थोड़ा आने वाले चुनाव, कर्नाटका के चुनाव की ओर देखते हैं। कुछ प्रदेश के चुनाव इस साल जो हैं बड़े चुनाव हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और ये एक तरीके से 2024 के पहले एक सेमीफाइनल मैच है। तो आप कर्नाटका के चुनाव को कैसे देखते हैं? आज क्या लगता है आपको, वहां पर स्थिति क्या है? कितनी सीटें देते हैं आप? ये सवाल मैं हर बार आपसे पहले पूछता हूँ। देखिए, मैं कर्नाटक 9 दिन लगाया हूँ, चुनाव की घोषणा की पहले आज ही हुई है। मैं आपको पक्का असेसमेंट कर रहा हूं कि हम
निश्चित रूप से हाफवे मार्क से काफी आगे रहेंगे। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा के चुनाव की घोषणा से पहले आपकी पार्टी ने जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए था, उसको आपने 2-2% जो है लिंगायत और वोकालिगा उसके लिए उसमें बांट दिया। ऑपोजिशन का कहना यह है कि ये पोलराइजेशन की आपकी एक स्ट्रैटेजी है। इसको कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। जो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने पोलराइजेशन के लिए किया था, उसको हमने करेक्ट किया है, और मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई। अमित जी, महाराष्ट्र में आपके मास्टर स्ट्रोक से जो है सरकार वापस आ गई। लोगों का मानना यह है कि हो सकता है कि अभी कुछ शॉर्ट टर्म में आपको फायदा भी हुआ हो, मगर लॉन्ग टर्म में शिवसेना का जो वर्कर है वो शिवसेना के अभी साथ है, और ठाकरे के संग थोड़ी बहुत सिंपैथी फैक्टर भी है, क्योंकि इस तरीके से जो हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? 2024 पर इसका क्या असर होगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे उलट है। महाराष्ट्र में हम और शिवसेना साथ में चुनाव लड़े थे। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। फिर कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव हारने के बाद श्री उद्धव ठाकरे को कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। बनने तो बन गए, सभी लोग उनके साथ भी गए, मगर जब जनता में जाने लगे तब आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे वो सरफेस पर आने लगे। क्योंकि शिवसेना सालों से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती थी, और कांग्रेस और एनसीपी की जिस प्रकार की पॉलिटिक्स थी, तो शिवसेना का वफादार जो वोटर था उनके जनप्रतिनिधियों को हर जगह सवाल करता। पर मेरा सवाल यह है कि अब आप एकनाथ शिंदे जी के संग हैं, तो क्या इनकी पार्टी का जो है विलय भारतीय जनता पार्टी में सवाल ही नहीं खड़ा है। ये रियल शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी ये सिद्ध कर दिया है, धनुष बाण का निशान भी उनको दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ेंगे। मर्जर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, ना ऐसा कोई प्रपोजल है, ना कोई ऐसा विचार चल रहा है। तो 2024 में सीट का बंटवारा कैसे होगा? कितनी सीट पर आप लड़ेंगे? वो तो करेंगे मिल बैठ कर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत पड़ी तो आपको भी बुला लेंगे। अमित जी, 2024 के चुनाव के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखें, आपको 300 के ऊपर सीट मिली थी। ज्यादातर स्टेट्स में सैचुरेशन सीट्स मिली थी। उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा सीट थी। देखो राहुल जी, आपकी स्मृति थोड़ी वीक है, मेरी बहुत शार्प है जी। 2019 के शुरुआत में पहला सवाल आपने ये किया था कि 14 में सैचुरेशन पर हो क्या होगा, और 19 में हमारी सीटें बढ़ गई। इस बार भी कहता हूं, गत चुनाव से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री। ये एक्स्ट्रा सीट जो है वो कहां से आएंगी? एक्स्ट्रा सीट्स कौन से, किन प्रदेशों से आप देख रहे हैं ज्यादा सीटें आएंगी पिछली बार से? कई सारी। लास्ट टाइम मैं कहता था कि बंगाल से हम सीट बढ़ाएंगे, कोई नहीं मानता था, अब बढ़ गई। नहीं, 18 सीट। उड़ीसा से बढ़ाई, तेलंगाना से बढ़ाई। हमारी पार्टी जमीन पर काम करने वाली पार्टी है, और मोदी जी का ऑरा भारत की चारों दिशा से अंतिम गांव से लेकर दिल्ली तक है। जी। साउथ में तमिलनाडु और केरला में आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का ऑरा वहां पर भी है, मगर सीट पे कैसे कन्वर्ट होगा? कोई तालमेल AIDMK? वहां हमारा संगठन वीक था। हमने काफी प्रयास किए हैं, काफी सुधार किया है, ढेर सारे गांवों तक पहुंचे, ढेर सारे बूथों तक पहुंचे हैं, और जहां वीक है हमारे साथ साथी भी है। तो AIADMK के साथ कुछ गठबंधन रहेगा? हाँ, हमारा है ही अभी तो गठबंधन। अमित जी, एक दूसरे मुद्दे की ओर जाता हूं। हाल में जुडिशरी से सरकार के टकराव का एक माहौल बना हुआ है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी और रिजिजू जी जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में रिकमेंडेशंस की अनदेखी की है। इसको देखिए जुडिशरी, मैं समझ गया आपके। ये कोई टकराव वकराव नहीं है, सब अपने अपने एक ओपिनियन देते हैं भाई, इसको टकराव का स्वरूप मत दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार जुडिशरी से किसी भी प्रकार का टकराव कर ही नहीं सकती, किसी भी सरकार ने नहीं करना चाहिए। दोनों का संविधान सम्मत काम करने का अपना अपना दायरा है, और सब अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, कर भी रहे।
इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव जो चल रहा है ये क्या हमारे देश के लिए ऐसा ठीक नहीं है? है। हमारी सरकार के मंत्री की बात को आपने ध्यान से नहीं सुना है। वही जजमेंट में एक हिस्सा है कि आप जजेस अपॉइंटमेंट के लिए एक नई एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। जी, भारत सरकार ने एक एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजी है, जी। जो वहां लंबित है। किरण जी ने कहा इस पर जल्दी विचार करना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, और आज लोग मानते हैं कि इस डेकेड के एंड तक हो सकता है कि हम टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में भी हों, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित जी, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछूं, पर उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। एक सवाल जाते जाते बताइए, आप रिलैक्स कैसे करते हैं? कुछ कभी छुट्टी लेते हैं, कभी कुछ? तो अभी आपके साथ बैठकर ही रिलैक्स हूं भैया। देखो भाई, मन में जो है वो करते रहो, अपने लक्ष्य के अनुरूप करते रहो, अपनी मान्यता के अनुरूप करते रहो, कभी थकान नहीं लगेगी। अपने मन से विपरीत करोगे, अपनी आइडियोलॉजी से विपरीत करोगे, अपनी मान्यता से विपरीत करोगे तो थकोगे। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अपनी मान्यता के अनुसार काम करते रहोगे तो थकान कभी नहीं लगेगी, और इसीलिए मुझे कभी नहीं लगती। मुझे पता है कि मुझे जवाब मिलेगा नहीं, पर मैंने फिर भी कोशिश की। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राइजिंग इंडिया में आए, आपने हमारे सारे सवालों का बहुत लंबे समय तक जवाब दिया, हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राहुल जी वाली भ्रांति को क्लियर करने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।